इस बजट के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है जो आपकी इनकम पे भी इम्पैक्ट कर रही है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी इम्पैक्ट कर रही है और जो आपके एक्सपेंसेस पे भी इम्पैक्ट कर रही है। सैलरी के लिए जो टैक्स रेट होता है वो स्लैब रेट्स पे चलता है। इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है एक कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या इंडिकेट कर रही है। टैक्सेस एंड डेथ आर सर्टेन, a famous quote in the year 1789 by Benjamin Franklin is still relevant. बेसिकली टैक्स तो आपको देना ही है, चाहे वो आपकी डायरेक्ट इनकम हो, सैलरी हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो लाइक स्टॉक्स में, चाहे आपकी स्पेंड हो, चाहे वो आपके खर्चे हो, टैक्स उस पर भी देना है। तो टैक्स तो हर चीज़ पे देना है और यही कहीं ना कहीं निकल के आया है इस करंट बजट में जो इस ईयर में प्रेजेंट हुआ है, जो इस ईयर के लिए एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 to 25। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टैक्स अनाउंसमेंट्स जो आपकी इनकम पे भी इम्पैक्ट कर रही है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी इम्पैक्ट कर रही है और जो आपके एक्सपेंसेस पे भी इम्पैक्ट कर रही है। मैं सीए राहुल जैन, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 14 ईयर्स। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये इम्पैक्ट को समझने के लिए और साथ साथ कुछ डिसीजन मेकिंग करने के लिए। फर्स्ट, डायरेक्ट इनकम, सैलरी। सैलरी के लिए जो टैक्स रेट होता है वो स्लैब रेट्स पे चलते हैं और उसके लिए दो रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। बेसिकली दोनों रिजीम में ये फ़र्क है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाती है आपकी सैलरी के अगेंस्ट, लाइक होम लोन, लाइक HRA एंड ATC की डिडक्शन जब आपको इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बट जब न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, एक डिफाइंड स्लैब रेट है, उस पर टैक्स होता है। इस बजट के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है ओल्ड टैक्स रिजीम में। दैट मीन जो स्लैब रेट्स थी वही रहेंगी, वही चलेंगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में एक स्लाइटली बेनिफिट दिया गया है, स्लैब रेट को थोड़ा ट्विक किया गया है ताकि आपको ओवरऑल बेनिफिट मिल सके, लेकिन वो बेनिफिट बहुत ही छोटा है, विच इज़ ओनली 17,500 एनुअली। और साथ साथ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी सैलरीज में से, जो 50,000 होती थी वो 75,000 हो जाएगी। तो इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ इन न्यू टैक्स रिजीम, और ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कुछ नहीं दिया। तो अब आपको क्या करना चाहिए एज अ सैलरी टैक्स पे। सबसे पहले आपको अपनी टैक्स रिजीम चूज़ करनी चाहिए, और आई एम श्योर आपने चूज़ कर भी रखी होगी, बट आप उसको दोबारा री इवेल्युएट कीजिए कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है या न्यू टैक्स रिजीम में रहना है। उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, ये पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके ओल्ड टैक्स रिजीम को एबॉलिश कर दिया जाए, बिकॉज गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं दे रही है ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो नेक्स्ट ईयर जो बजट आएगा शायद ओल्ड टैक्स रिजीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरा, डिडक्शन आप कितनी क्लेम कर रहे हो ओल्ड टैक्स रिजीम में, और अगर आप उसको छोड़ देते हो और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपका टैक्स कितना बनता है। उसके लिए आप गूगल जाके एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर को सर्च कर सकते हैं जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी है, और एक इवैल्यूएट, एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है एक कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम जो मिट ने प्रिपेयर किया था, और उसमें स्पेसिफिक ये लिखा हुआ है कि एक ब्रेक इवन किया हुआ है जहाँ पे दोनों रिजीम का एक ब्रेक इवन है, और ब्रेक इवन है डिडक्शंस का। अगर आप देखेंगे, अगर आपकी सैलरी 15 लाख तक है और अगर आप डिडक्शंस 4,58,333 लेते हैं तो आपको बेनिफिट है ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो बेसिकली आपकी जो डिडक्शंस हैं ब्रेक इवन से ज़्यादा हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहिए, बट अगर आपकी डिडक्शंस ब्रेक इवन से कम हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। तो ये यहाँ आपको इस टाइम पे इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सी रिजीम ऑप्ट करनी है, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल, और अकॉर्डिंगली आपको एम्प्लॉयर को भी डिस्क्लोजर देना होगा कि आप कौन सी रिजीम ऑप्ट करेंगे इस साल में, न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम में, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो डिफ़ॉल्ट रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स डिडक्ट कर देगा अगर आपने नहीं बताया कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करी हुई है। सेकेंड, योर इन्वेस्टमेंट इनकम। यहाँ पे इस बजट में सबसे बड़ा शौक आया है, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होती है वो जनरली कैटेगराइज होती है आपके गेन्स के ऊपर कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और उस पर डिपेंड करता है कि आपने जो इक्विटी स्टॉक हैं, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपने कितने पीरियड के लिए होल्ड किए हैं, क्या वो 12 महीने तक होल्ड करे हुए या 12 महीने से ज़्यादा। अगर 12 महीने तक करे हुए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाता है, जिसका रेट इंक्रीज़ हो गया है 15% से 20%। अगर आप 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसका टैक्स इंक्रीज़ हो गया है फ्रॉम 10% टू 12.5%। तो अगर आप देखें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 33% का टैक्स रेट इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 15 टू 20, और लॉन्ग टर्म में 25% का टैक्स रेट इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 10 टू 12.5%। तो बेसिकली यहाँ पे अब आपको क्या डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या इंडिकेट कर रही है
कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 20% का टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5 का है। तो डिफरेंशियल 7.5% आप बचा सकते हैं अगर आप अपनी होल्डिंग को, अपने स्टॉक्स को, अपने म्यूचुअल फंड्स को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं। दैट मीन्स आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बनते या डे ट्रेडर नहीं बनते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचिए, गवर्नमेंट ये कह रही है, और कोशिश करिए जितना लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखेंगे उतना आपका टैक्स रेट कम होगा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। बट इसमें मेरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्रिप्टो करेंसी के में एक कॉन्सेप्ट होता था HODL, होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, कि आप बस लॉन्ग टर्म के लिए ब्लाइंडली उसको रखिए, वो आपका कंपाउंड होता रहेगा। बट मुझे एक कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को इंक्रीज़ किया गया फ्रॉम 10 to 12.5%, हो सकता है धीरे धीरे आगे जाके वो 13% हो जाए, वो 14 हो जाए, वो 15 हो जाए, इवेंचुअली 20% हो जाए, एट पार पे आ जाए। तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहिए, उसको रिव्यू करते रहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव, अपने गोल के पर्सपेक्टिव से उसको देखते रहिए, और जब ज़रूरत पड़े उस पैसे को यूज़ कीजिए, बिकॉज वो पैसा आपने इन्वेस्ट ही इसलिए किया है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, सिर्फ रखने के लिए नहीं। कल को पता चले टैक्स के रेट्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। एक और अमेंडमेंट करिए, यहाँ पे अमेंडमेंट लाई गई है, वो है FNO और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करना चाहती है स्पेसिफिकली टू टैक्स पेयर्स लाइक अस, जो बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो छोटी ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को 60% तक इंक्रीज़ कर दिया गया। ऑल्दो वो अमाउंट बहुत छोटे होते हैं, परसेंटेज छोटी होती है, बट वो इंक्रीमेंटल बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये चाहती है कि आप ट्रेडर ना बने, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी ना बने, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बने। एक और अमेंडमेंट आया है इन्वेस्टमेंट इनकम से रिलेटेड, विच इज़ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और वो बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत डिबेट हो रहा है। गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बोला है कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उस पर पहले टैक्स रेट लगता था 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और साथ में इन्फ्लेशन का आपको बेनिफिट दिया जाता था आपकी कॉस्ट ऑफ हाउस पे, तो उस पर वो इन्फ्लेट होकर आप उसको कंसीडर करते थे। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का आपने हाउस प्रॉपर्टी ली बट सेल किया 50 का, तो उसकी जो इंडेक्सेशन कॉस्ट है, इन्फ्लेटेड कॉस्ट है, उसको कंसीडर करके 130 मान लिया तो 20 में गेन लगता था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये रेट तो रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम 20 to 12.5%, बट हम ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे, तो सीधा आपका 100, 150, 50 पे 12.5 का टैक्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास बहुत बेसिक सा रीज़न था कि ईज़ ऑफ कंपटीशन हो जाएगी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये चेंजेस लाए हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना उसमें बेनिफिट होगा या कोई नुकसान होगा। आपको हर एक को अपनी अपनी कैलकुलेशन करके देखनी है कि क्या प्लस है क्या माइनस है ऑन दिस सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन। थर्ड बात करते हैं वो है एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस पे तो हम सब जानते हैं कि GST लगता है 12% बेसिक नेसेसिटी गुड्स पे, 18% लग्जरी गुड्स पे, और अल्ट्रा लग्जरी 28% पे टैक्स लगता है। बट इस वीडियो में मैं आज बात कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेस की। हम सब मोस्टली रेंटल हाउसेज में रहते हैं। रेंटल हाउसेज पे जब आप किसी लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं एक्सीडिंग 50,000 पर मंथ, तो आपको एक TDS डिडक्ट करना होता है, टैक्स विथहोल्डिंग करनी होती है। वो टैक्स विथहोल्डिंग का जो रेट था वो पहले 5% था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये दिया कि आप 5% पे डिडक्ट ना कीजिए, 2% कर लीजिए। तो थोड़ा सा एक हैसल या कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो और चाहे वो टेनेंट हो, थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ दिया। बट इतने एक्सपेंस कर रहे हैं आप, एक्सपेंस पे भी टैक्सेस हैं। एक और ऐसा एक्सपेंसेस है जिसको हम बोलते हैं TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और अगर आप देखो, आप कार जब आप परचेज करते हैं तो जो सेलर है, जो एजेंसी है, जो डीलर है, वो TCS काट के आपसे कनेक्ट करता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। अब गवर्नमेंट ने एक नया रूल और लाए हैं अलॉन्ग विद दिस कार्स एंड ओनली लग्जरी गुड्स, जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसको लग्जरी गुड्स माना गया है और बोला है कि उस पर भी TCS लगेगा अदर देन कार्स। दैट मीन्स आपका आउटफ्लो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें एक बेनिफिट आपको ये दिया है जो पहले नहीं था, कि आप ये जो TCS जो पे करते थे और बाद में उसका क्रेडिट आप अलग से टैक्स रिटर्न में लेते थे, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उसका क्रेडिट आपने जो TCS जो पे कर रहे हो मोटर कार्स पे, लग्जरी गुड्स पे, उसकी जो पेमेंट है आप उसी टाइम अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज करते। जब आप अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज करेंगे, वो एम्प्लॉयर आपकी टैक्स विथहोल्डिंग TDS ऑन सैलरी की कॉम्पिटिशन में कंसिडर करेगा, जो पहले नहीं करता था। तो कंसिडर करके आपको जो टैक्स TDS है वो कम हो जाएगा और आपको सैलरी का इनटेक बढ़ जाएगा। तो आपको वो TCS का डिस्क्लोजर अपने एम्प्लॉयर को करना है ताकि आपकी टैक्स की जो डिडक्शन है वो कम हो जाए। और साथ साथ ये TCS का प्रोविजन उस चीज़ों के लिए भी है जो आप फॉरेन ट्रिप्स पे करते थे, उसका भी आप क्रेडिट आप ले सकते हो, अपने एम्प्लॉयर को सिर्फ डिस्क्लोजर करना है। आप जो कोई फॉरेन स्टॉक्स अगर परचेस करते हो उस पर TCS आता है तो उस पर भी आप क्लेम कर सकते हो।
यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने एक और बेनिफिट दिया है कि जो कोई इंडिविजुअल्स अपने माइनर्स के लिए एजुकेशन के लिए जो एक्सपेंस करते थे उसको हम LRS स्कीम बोलते हैं, उसमें जो TCS पे होता था उसका भी क्रेडिट आप उनके अपने इनकम के टैक्स रिडक्शन के उसमें ले सकते हो। टैक्स तो है ही आपकी इनकम पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपके एक्सपेंसेस पे। इंटेंट यही है कि हमें अपने टैक्स के इम्पैक्ट समझने आने बहुत ज़रूरी है, कैसे वो हमारे बजट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कैसे वो हमारे पर्सनल फाइनेंसेस को। एंड इसीलिए इसी वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग के पर्सपेक्टिव से कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका मनी कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और पर्सनल फाइनेंस में ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली द टैक्स। आई होप आपको एक पर्सपेक्टिव दिया होगा मैंने बजट अनाउंसमेंट्स का, और आपको कुछ हेल्प करी होगी कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए। सो दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।